सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों, ई पाठशाला के चैनल पे आप 20 मिनट की सीरीज देख रहे हैं। चैप्टर का नाम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये 15 चैप्टर है। टर्म 2 के अकॉर्डिंग ये वाला चैप्टर आ रहा है। अभी तक हमने हिस्ट्री कंप्लीट आज हो जाएगी, ज्योग्राफी भी चल रही है 20 मिनट की सीरीज में, उसके बाद पॉलिटिकल भी चल रही है, पॉलिटिकल पूरी खत्म होगी, उसके बाद सोशलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज हम 20 मिनट की सीरीज में आपको पूरा बताएंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर मेन कहानी है क्या, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, वो चीज़ आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आप ऑफकोर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ सभी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम पे सभी जगह जुड़ सकते हैं। अब बात करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से एक उथल पुथल का दौर चालू होता है। वो आपको पता था कि इससे पहले हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये पढ़ लिया था कि विभाजन के बाद भारत में जब डिवाइडेशन हुआ था तो भारत और पाकिस्तान किस तरीके से अलग हुआ था, तो उसके पीछे आपको कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। अब मेन बात है कि पार्टीशन क्यों हुआ, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की गलती थी या नेहरू जी की गलती थी या खुद लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे भारत को अलग करना चाहते थे, उसमें एक थ्योरी नहीं दी जा सकती। बहुत सारे रीजन उसमें बैकग्राउंड में चल सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन फाइनली हम लोगों ने 14 तारीख को पाकिस्तान और 15 तारीख को इंडिया हमारा जो था वो आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने पूरी तरीके से क्या कहते हैं, एक ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नीति के साथ मिलन, एक भाषण लिया जिसे हमें अर्धरात्रि का सूर्योदय के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। लेकिन संविधान सभा को जब इन लोगों ने अपना संविधान बनाया, ऑफकोर्स फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात कर रहे हैं तो सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे कि हमारा जो देश है, ऑफकोर्स हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें समाज के पुअर और डिसएडवांटेजेस ग्रुप के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से सोचना होगा और हमारा मेन मकसद यही था कि हम इस पे ही काम करेंगे। ऑफकोर्स जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए तो हमारे सामने 3 चुनौती थी, नेशन बिल्डिंग को लेके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी को लेके और ऑफकोर्स एंटायर सोसाइटी के बारे में, सभी के बारे में अच्छा सोचना। तो आपको क्या लगता है कि इतना आसान होगा? नहीं। अब यहाँ पे संविधान बनाने की जो शुरुआत थी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से शुरू हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन 299 लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसको बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगा। अब जो प्रोसेस लगा आप वो देख सकते हैं कि बनाते बनाते हमने 26 जनवरी 1950 में भारत का सबसे लंबा और सबसे मजबूत कानून बनाया, जो पूरी भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कानून है दोस्तों। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल भी है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें हमें समझनी है। लेकिन ऑफकोर्स हमें पता है कि 1946 से इसकी कहानी स्टार्ट होती है और लास्ट 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। अब 1946 से ही क्यों शुरू होता है, क्योंकि 1946 से इसलिए मैं कह सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए टोटल 11 सेशन हुए थे, 165 मीटिंग्स हुई थी। उन मीटिंग्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी ऑफकोर्स उनकी वोटिंग हुई थी। उनकी वोटिंग के लिए हम कह सकते हैं कि हमने जब उनको चुना तो चुनने के बाद हमने कमेटियां, सब कमेटियां बनाई और उसके बाद फाइनली हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लग के हमने 26 जनवरी 1950 को तो हमने लागू करा था, लेकिन 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान पूरा हुआ था। इसीलिए इसे कहते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए लगे। अब हमारा संविधान हमें बहुत कुछ देता है, भारत को सभी को सार्वभौम देता है, उसके साथ साथ समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, नागरिक के अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता सभी की बात करता है। और ऑफकोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो एक वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1946 से, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि संविधान सभा की निर्माण जो हमारी हुई थी ऑफकोर्स उन लोगों ने 26 जनवरी 1950 में से लागू तो कर दिया, बनाने में 26 नवंबर 1949 में समय लिया इन्होंने, लेकिन 299 मेंबर जो थे ऑफकोर्स यही हमारे संविधान सभा में थे और इन्होंने ही हमारे संविधान को तैयार करा। संविधान सभा को तैयार करने के लिए 1946 के अंदर इलेक्शन हुआ था, जिसमें ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस जो थी उसने 91.3 वोट जो थी वो ऑफकोर्स इन्होंने कैप्चर करी थी और मुस्लिम लीग ऑफकोर्स अपनी सीटों को बचा नहीं पाई थी। इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि वो अपनी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इन्हें सिर्फ और सिर्फ 86% वोट मिली थी। बाकी ज्यादातर हिस्सों में कांग्रेस जो थी वो विजय कर रही थी और यहाँ पे टोटल मैं कह सकता हूं कि 509 सीटों में से 442 सीटों के अंदर पूरी तरीके से उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस का कब्जा था। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फिर यहाँ पे जो पार्टी थी मतलब कांग्रेस पार्टी, उनका मजबूत हिस्सा मैं कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में था। इस तरीके से यहाँ पे कहीं कहीं लोगों का विरोध भी चला।
ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर सिर्फ मुस्लिम लीग ही एक ऐसी सोलो पार्टी है जो मुस्लिम इंडियन के मुस्लिम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचती है, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करती है, जबकि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के बारे में सोच रही है। तो ऐसा बहुत सारा विवाद छिड़ा। लोगों ने ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ऑफकोर्स वो हिंदुओं की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कांग्रेस की है, नेहरू की है। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करा। टोटल कह सकते हैं कि उस समय पॉपुलेशन में 12% लोगों ने वोट डाला था, और ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड पे 1% इन द इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल असेंबली, और सेंट्रल असेंबली से सिर्फ 1% ही लोगों को चुना गया था। दोस्तों ये चुनाव नॉर्मल चुनाव की तरह नहीं था जो आप हर 5 साल के अंदर चुनाव में वोट डालते हैं, उसकी तरह नहीं था। ये जो चुनाव हुआ था ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बैठने वाले लोगों के लिए ही चुनाव करा गया था। अब उसके बाद तो हमें पता था कि ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगा था, और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1946 के अंदर, जो ये संविधान सभा की बैठक के लिए बना था, ऑफकोर्स ये उसके बाद रद्द हो चुका था, क्योंकि कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और सारी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर दोबारा जब हम लोग आज़ाद हो गए और ब्रिटेन, मतलब हम लोग आज़ाद नहीं हुए, जब ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकल गया, तो निकलने के बाद क्या कहते हैं, वहाँ पे अब ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार आती है, एटली की सरकार, जैसे लेबर पार्टी कहा जाता है, और उन्होंने कहा कि भारत को अब आज़ाद कर दिया जाएगा, और भारत को आज़ाद करने के लिए इलेक्शन कराने ज़रूरी है और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी ज़रूरी है, और उसे ही हम लोगों ने कैबिनेट मिशन का नाम दिया। ब्रिटेन की तरफ से 3 लोग आए और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक असेंबली तैयार करनी पड़ेगी, और ये आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ कैबिनेट मिशन के बारे में। हम लोगों ने क्या करा, हमने स्टेट और प्रिंसली स्टेट और सभी लोगों को रिजर्वेशन दी। हमने कहा 10 लाख लोगों के ऊपर किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा, और ये अच्छी बात थी। हमने सीटों का रिजर्वेशन दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जनरल सभी लोगों को हमने सीटों का रिजर्वेशन दिया, और यहाँ पे हमने हर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सभी लोगों को 10 से 15% लोगों को वोट डालने का अधिकार हमने दिया था। तो अच्छी बात यह है कि मुस्लिम लीग को भी संविधान सभा के अंदर बैठक मतलब वोट करने का या वोट में पार्टिसिपेट करने का हक था, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडियंस की बन रही थी उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। वो कहते कि भाई ये जो असेंबली बन रही है तो सिर्फ और सिर्फ किनकी है, हिंदुओं लोगों की है या भारत के लिए। इसीलिए उस समय बैठक के अंदर 211 लोग ही बैठ पाए थे और ये उस असेंबली से निकल गए थे, और सिर्फ अकेली कांग्रेस ही बची थी जो उनके मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर थे। तो टोटल हाल फिलहाल हमारे पास 299 मेंबर बन गए थे। 299 मेंबर ने ही पूरी तरीके से संविधान सभा के अंदर मैं कह सकता हूं कि पूरा दारो मदार जो था वो संभाला। अब यहाँ से स्टार्ट होती है जो दारो मदार संभाला, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर असेंबली के अंदर अब आती है मुख्य लोगों की आवाज़ें, मुख्य लोगों की डिमांड और मुख्य बातें जो आपके पेपर के अंदर आएगी। यहाँ पे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 299 लोग थे उनमें सभी में से डॉक्टर BR अम्बेडकर एक ऐसे थे जिन्होंने ऑफकोर्स ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे वो, और उन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा था। उसके बाद KM मुंशी बॉम्बे स्टेट के होम मिनिस्टर थे, और उसके बाद अदाली कृष्ण स्वामी अय्यर ये उस समय पे एडवोकेट जनरल थे। उसके बाद क्या कहते हैं और भी लोग थे जो असेंबली के अंदर बहुत सारे थे, लेकिन ऑफकोर्स डिबेट किस चीज़ पे चलनी थी, डिबेट थी लैंग्वेज को लेके। लैंग्वेज को लेकर सबसे बड़ी डिबेट थी पूरी की पूरी सभाओं के अंदर कि भाषा कौन से इस्तेमाल करी जाएगी। उसके बाद व्हाट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम नेशन शुड बी फॉलो, कौन सा राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम होगा जो भारत को फॉलो करना चाहिए, और व्हाट मोरल वैल्यूज इट्स शुड बी अपहोल्ड, और कौन सी मोरल वैल्यूज जो है भारत के नागरिकों को अपनानी चाहिए। ये सारी की सारी समस्याएं जो थी वो मेन समस्या थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और जिस समय संविधान बनाया जा रहा था। तो एक एक करके बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने 13 दिसंबर 1946 के दिन सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946, ऑफ कोर्स याद रखिएगा इसको प्रियम्बल कहा जाता है, और ये चीज पेपर के अंदर आने के चांस है। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि प्रियम्बल थी क्या, मतलब जैसे होता है ना कि एक संविधान, देखो एक्सप्लेन सीरीज हमने पूरी अपलोड करी हुई है। मैं माफी चाहूंगा कि मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, वही जरूरी है 20 मिनट की सीरीज में समझने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे मेन ये था कि प्रियम्बल जो था ऑफकोर्स वो पेश हुआ, और यहाँ पे विजन देखा गया। विजन सरकार का विजन ये देखा गया कि अगर हमें संविधान बनाना है तो सबसे पहले संविधान बनाना जरूरी है, और संविधान बनाने के लिए एक नक्शा तैयार होना जरूरी है। तो नक्शा कुछ हमारा ऐसा था कि इस प्रियम्बल के अंदर पूरा भारत हमारा होगा, जो भारत में आना चाहता है आ सकता है, लोकतंत्र है, सभी की भलाई के बारे में सोचा जाएगा, सभी को न्याय स्वतंत्रता समानता आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से
और प्राकृतिक रूप से सभी को देने की कोशिश करी जाएगी। तो ये मेन प्रियम्बल के अंदर बात हो रही थी और हुई भी थी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था एक आइडिया डिफाइन कर रहा था कि भारत बनेगा कैसे। जैसे भारत जो होगा वो सोवरेन रिपब्लिक होगा, भारत में पूरी तरीके से आज़ादी उसी के सिटीजन्स के पास होगी, डिसीजन मेकिंग की, सभी लोगों को क्या कहते हैं इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लास और ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोगों को भी सेफ गार्ड दिया जाएगा। तो बेसिक बातें थी जो ऑफ कोर्स प्रियम्बल में करनी थी, और इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि हमारा जो आज़ाद भारत था उसको एक डायरेक्शन मिल पाया, और यही चीज़ हमने अपने संविधान के अंदर बनाई। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हमें देखने को मिल रही थी। जैसे कि नेहरू जी की प्रतिक्रिया अलग थी, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था आपका सोमनाथ लाहिरी जी। ये इसके ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इन्होंने बताया कि अगर हम लोग सोवरेन हैं, अगर हम संप्रभुत्व हैं, तो सिंपल सी बात ये होनी चाहिए कि हमें दूसरे लोगों से आज़ादी मांगने के लिए, या दूसरे लोगों से हमें क्या कहते हैं, अगर हम आज़ाद हो चुके हैं तो ऑफकोर्स हमें क्या कहते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए संविधान सभा है हमें उनका भी त्याग कर देना चाहिए। मतलब अगर हम लोग सोवरेन हैं, मतलब उनके द्वारा जो अंग्रेजों ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दी थी, हम सेम वैसे ही फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो सोमनाथ लाहिरी जी का कहना यह था कि ब्रिटिशर्स ही आर्ग टू बी फ्री फॉर्म ऑफ इंपीरियल इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई पार्लियामेंट या क्रिएशंस है, हमें उससे निकल जाना चाहिए और हमें अपनी खुद की नई पार्लियामेंट बनानी चाहिए जिससे हम अपने देश का संविधान बना सके। हालांकि हम बना रहे थे, लेकिन सोमनाथ लाहिरी जी का अलग शब्दों में कहने का मतलब सिंपल सा यही था कि ये जो संविधान सभा बनाई गई है इसमें भी तो ब्रिटिशर्स का ही इंटरफेयर है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद भारत बनाना चाहते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर ना हो। तो यहाँ पे सोमनाथ लाहिरी जी का मैं कह सकता हूँ कि अलग एक तरीके का परसेप्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये फोकस करना है आपको। दूसरा ये था कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ऑफकोर्स समाज को सोशली चेंज करने की पास्ट में कोशिश करी थी, और वो ये भी चाह रहे थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो ऑफकोर्स सभी की इक्वालिटी, स्वतंत्रता, उसके बाद लोकतंत्र, जस्टिस, ऐसे जो आइडल्स होते हैं ना, आदर्श, हमें इसको ही देख के अपना संविधान बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो संविधान था वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट से गुजरा है। वो ऑफकोर्स 1858 से 1861 से इन सभी चीज़ों से हम लोगों ने अच्छी चीज़ें उठाई। जब हम लोग अपना संविधान बना रहे थे तो हमने ये सारे एक्ट में से भी अच्छी अच्छी बातें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ली थी, जो ऑफ कोर्स 1937 के अंदर एक हमारा हुआ था। ये तो एक होगी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात। दूसरी बात ये थी कि लखनऊ सेशन हुआ था 1916 के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि जनसंख्या के हिसाब से हम एक सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी बनाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि जो हिंदू होगा उसके लिए अलग सेपरेट, मतलब सेपरेटली वोट करने वाले लोग होंगे, और जो मुस्लिम होगा उनके लिए अलग सेपरेटली वोट करने वाले लोग होंगे। क्या आज़ादी के बाद भी ऐसा होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन चल रहा था, क्योंकि 1937 के इलेक्शन में तो ऐसे ही हुआ था जब अंग्रेजों ने करवाया था, और ऑफकोर्स उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बहुत डिस्प्यूट हुआ था। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन मेन बात ये थी कि हमें ये जानना था कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग होते हैं उनके राइट्स के बारे में किस तरीके से सोचा जाएगा। हाउ आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू बी डिफाइंड, वर द ऑप्रेस्ड ग्रुप हैव द स्पेशल राइट्स, what right should be minorities have। मतलब अगर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पॉलिसी बना रहे हैं, मतलब सेपरेटली अल्पसंख्यक लोगों के लिए मतदान का तरीका बना रहे हैं, तो क्या ये सही होगा कि हम सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी बनाएं? माइनॉरिटीज़ के अधिकार को कैसे देखा जाना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं जो समाज में दबे कुचले डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनके हक के बारे में क्या सोचना चाहिए। तो ये बहुत डिबेट चला पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और बहुत सारे मेंबर्स ने इसके लिए ये कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था जो अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे बनाया गया था वो उस टाइम तक के लिए ठीक था, लेकिन अब आज़ाद भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बनाना आज़ाद भारत के अंदर वो दिक्कत है, उसमें दिक्कत है। इसीलिए हमें क्या कहते हैं माइनॉरिटीज़ के हक के बारे में तो सोचना चाहिए, लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि इससे बहुत सारा ब्लडशेड होगा, मतलब इन फ्यूचर ये लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में ही लड़ते रहेंगे, इसलिए हमें सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं बनाना चाहिए। गोविंद बल्लभ पंत ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरीके से ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिससे माइनॉरिटीज ग्रुप के लोगों को हक मिल सके, ना ही कि लड़ाई की बात हो सके। अब यहाँ पे मेन बात है कि एक सोशलिस्ट लीडर थे एनसी गंगा, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ को हमें इकोनॉमिकली टर्म के हिसाब से कमज़ोर देखते हैं, तो हमें उनके अधिकार के बारे में सोचना चाहिए। तो ऑफकोर्स हमने अधिकार के बारे में सोचा, हमने कहा कि हम लोग उनको स्पेशल राइट्स और प्रोटेक्शन देंगे, मतलब कहाँ पे रिजर्व सीट के रूप में, किसमें, पार्लियामेंट में, जो ऑफकोर्स आज भी होता है। दूसरे इन्होंने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, कई सालों से हम लोग क्या कहते हैं, कई हज़ारों सालों से हम लोग गुलाम बने हुए,
तो हमें अधिकार के बारे में सोचना चाहिए। महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए कुछ शब्द, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, सेग्रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, ही रेज दैट इशू ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। उन्होंने कहा कि हमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बनाना चाहिए, हम सालों से दबे कुचले हैं। लेकिन ऑफ कोर्स गांधी जी हु सेड दिस इज सेग्रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर हमने ऐसा कर दिया, अगर माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए हमने अगर रिजर्वेशन की बात करी, मतलब अलग से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करी, तो वो समाज से भी अलग हो जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने इस चीज़ की मना कर दी। तो बस ये बात करी गई कि ऑफ कोर्स हमें लेजिस्लेचर इलेक्शन के अंदर हमें जो रिजर्वेशन है वो देना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर फाइनली ये कहा गया कि हाँ, इनको हिंदू टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी, इसलिए एजुकेशन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और दूसरी और जगहों में, रोजगार में इनको रिजर्वेशन मिलना ज़रूरी है। अब दूसरी बात हो रही थी, इस वाले ऊपर क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बात ये करी जा रही थी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में अधिकार जो है कैसे बंटने चाहिए। तो इसके लिए हमने बहुत सही तरीका निकाला, वो था हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में से बोलते संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें हमने विषय बांट दिए और बोला कि हर किसी में हर किसी का अपना अधिकार है, जिससे सेंट्रल जो है वो मजबूत रहेगी, है ना। तो ये हमने फोकस कराया, ये अच्छी बात थी। और दूसरा, अगर और कोई भी दिक्कत होती है तो ऑफकोर्स वो सेंट्रल के अंडर में ही आएगी। जैसे हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था, जैसे हम अपशिष्ट शक्ति बोलते हैं, इसे हम रेसिड्यूरी पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्यों अपनाया हमने फेडरल स्ट्रक्चर, तो ऑफकोर्स 11th क्लास में आपने पढ़ा था। अब भाषा को लेके प्रॉब्लम थी, भाषा को लेके तो बहुत से लोग कहते थे कि हिंदी भाषा जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और वही कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा होनी चाहिए। कई महीनों तक भाषा के ऊपर डिबेट होती रही। गांधी जी ने ये कहा कि एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। ऑफकोर्स उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को कहा कि ये राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि यार हिंदी को अगर आपने नेशनल भाषा बोल दिया। आर.वी. धुलवीकर मेड अ स्ट्रॉन्ग प्ले ऑफ द हिंदी बट लीडर फ्रॉम द साउथ फेयर्ड दैट द डोमिनेंस ऑफ द हिंदी। मतलब साउथ के लोगों का यही कहना था कि हमें हिंदी तो आती नहीं है, तो आप लोग हिंदी भाषा हमारे ऊपर जानबूझ के क्यों थोप रहे हो, है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, बहुत से एक व्यक्ति थे बाबू चिंतनमणि विनायक धुलवेकर, इन्होंने कहा कि जिनको हिंदी नहीं आती है तो उन्हें हिंदुस्तान से निकल जाना चाहिए। तो ये तो गलत था। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए बात ये हुई कि संविधान सभा के अंदर म्यूचुअल एडजस्टमेंट के तहत इस पे बहस छिड़ी और ये कहा गया कि ठीक है, हमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को दोनों को ही एक साथ रखना चाहिए। हाँ, हमने फिर 22 लैंग्वेज को रिजर्व कर दिया था और वो आपको पता है हमारे अलग से शेड्यूल के अंदर लिखे गए। तो दोस्तों ये था 20 मिनट की सीरीज़ के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपने एक्सप्लेन सीरीज़ देखी है तो ही आप ये समझ पाएंगे। 20 मिनट की सीरीज़ में जितना मेरे को आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।